दुष्ट वन, क्या वह मृत्यु क्षेत्र नहीं है? मैंने सुना है कि केवल वरिष्ठ लोग ही वहां प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस स्थान पर अनगिनत प्रथम श्रेणी के राक्षस हैं और उनसे भी उच्च श्रेणी के राक्षस। हम सब मरने वाले हैं। प्रोफेसर केल की घोषणा के निहितार्थों को समझते हुए छात्रों में घबराहट और निराशा की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके चेहरे पीले पड़ गए। यहाँ तक कि शीर्ष छात्र, जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, उनके चेहरे पर भी बेचैनी के भाव थे। शांत और स्थिर खड़े प्रोफेसर केल भीड़ को घूर रहे थे। उनकी ठंडी, विश्लेषणात्मक नज़र अंततः डेमन ग्रे पर टिक गई, जो बाकियों से अलग खड़ा था। बाकियों से अलग, डेमन शांत दिख रहा था। उसके हाव भाव दृढ़ थे और उसकी गहरी आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था। वह असामान्य रूप से आत्मविश्वासी है। डेमन के पास लियोना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके दांत जोर से पीसने लगे। वे सभी दुष्ट वन की प्रतिष्ठा को समझते थे। उनमें से किसी ने भी अभी तक प्रथम श्रेणी में उन्नति हासिल नहीं की थी, और किसी शक्तिशाली राक्षस का सामना करना तो दूर, एक प्रथम श्रेणी के राक्षस का सामना करना भी मौत की सजा थी। आदतन लियोना सहज ही डेमन की ओर मुड़ी, आश्वासन की तलाश में। उसका अडिग व्यवहार देखकर वह खुद को पूछ ही बैठी, क्या आपको लगता है कि हम एक रैंक 1 राक्षस के खिलाफ लड़ सकते हैं? अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें। वह अपने 5 मित्रों के समूह की बात कर रही थी, लेकिन डेमन, वास्तविक स्थिति को जानते हुए, अपने उत्तर को मीठा बनाने की जहमत नहीं उठा रहा था। यदि हम प्रथम श्रेणी में किसी राक्षस से लड़ें, तो हम सब मर जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके रूखे जवाब से पास खड़ी इवांगेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या होता अगर हमारे पास अच्छी योजना के साथ भी नहीं? डेमन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका स्वर नकारात्मक था। लेकिन कौन जाने? सिल्विया, जो चुप थी, ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। मुझे संदेह है कि वे हमें प्रथम श्रेणी के राक्षसों से लड़वाएंगे। यह कोई मतलब नहीं रखता। जैंडर ने उपहास किया, उसकी आवाज़ में संदेह झलक रहा था। इस अकादमी का कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। डेमन ने कुछ नहीं कहा। वह प्रोफेसर केल पर अपनी नज़रें गड़ाए रहा और उस आदमी द्वारा नियमों का खुलासा किए जाने की प्रतीक्षा करता रहा। सभी को आश्चर्य हुआ जब केल ने आह भरी और उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। आप में से जो लोग डरते हैं और मूल्यांकन नहीं देना चाहते, वे यहाँ से परीक्षा छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा करना आपकी असफलता मानी जाएगी। यह मूल्यांकन आपके कुल क्रेडिट स्कोर का 70% होता है। अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं, तो आप सेमेस्टर के अंत में होने वाले मूल्यांकन में इसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आज की तुलना में कहीं ज़्यादा कठिन होगा। एक छात्र ने हाथ उठाया। डेमन ने उसे नैचवुटा के रूप में पहचाना, जो उस वर्ष 6ठे स्थान पर था। क्या हम दुष्ट जंगल में लड़ने जा रहे हैं? नैच ने घबराहट से पूछा। केल ने सिर हिलाया। हाँ, तुम ऐसा करोगे। नैच का चेहरा आशंका से तमतमा गया। हमारी जीत की संभावना क्या है? केल ने सिर हिलाया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ज़रूर असफल होंगे। सिर्फ सबसे अच्छे लोग ही बचेंगे। छात्रों में भय की लहर दौड़ गई। केल आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ बातचीत को काट रही थी। जो लोग परीक्षा छोड़ना चाहते हैं, वे यहीं रुकें। बाकी लोग मेरे साथ परीक्षा स्थल पर आएं। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। अन्य प्रोफेसर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। छात्र झिझक रहे थे। डर के मारे उनके पैर जमीन पर टिक गए थे। कोई भी सबसे पहले आगे बढ़ना नहीं चाहता था। परेशान होकर डेमन बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। उसका शांत व्यवहार अविचलित था। लियोना ने अपने होंठ काटे। रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसमें सोचने वाली क्या बात है? डेमन ने स्थिर स्वर में बीच में ही टोकते हुए कहा। उसके अधिक संकल्प ने लियोना को उसके पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। उसका डर उसके साथ चलने की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। इवांगेलिन और सिल्विया, जो पीछे नहीं रहना चाहती थीं, जल्दी से उनके साथ हो लीं। जेंडर, जो डेमन को खुद से आगे निकलने नहीं देना चाहता था, भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही डेमन ने समूह का नेतृत्व किया, अन्य झिझकते छात्र भी उसके पीछे आने लगे। अपनी छाया बोध शक्ति का विस्तार करते हुए डेमन ने उन लोगों की झलक देखी जो डर के मारे पीछे रह गए थे। वह मन ही मन मुस्कुराया। मैं समझ गया, शुरू से यही योजना थी। वे नियम घोषित करने से पहले ही प्रतियोगिता को खत्म कर देना चाहते थे। एक मनोवैज्ञानिक खेल। उन्होंने अपनी छाया बोध की भावना को त्याग दिया और आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। समूह में व्याप्त भय के बावजूद लगभग 90% छात्रों ने उनका अनुसरण करने का निश्चय किया और उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। अकादमी के तरीके वाकई कपटी थे। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया था कि छात्रों को राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, डर को अपना जादू चलाने दिया था।
जरा भी आत्मरक्षा की भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी की उन्नति के बिना प्रथम श्रेणी के राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी जीत की गारंटी नहीं है, डेमन ने सोचा। और ये तो बस शुरुआत थी। उन्हें इसमें कोई शक नहीं था कि अकादमी में और भी कई आश्चर्य होने वाले हैं। सुबह की ठंडी हवा में समूह जंगल की ओर चल पड़ा। चलते हुए डेमन ने मार्कस को ढूंढते हुए इधर उधर नजर दौड़ाए। उसे उस लड़के को पहचानने में देर नहीं लगी, जो अस्त व्यस्त और परेशान सा लग रहा था। उसकी आंखें शक से दूसरों के बीच घूम रही थीं। मार्कस ने धीरे से खुद से कुछ कहा, अपनी बाहों को कसकर पकड़े हुए मानो किसी अदृश्य खतरे से बच रहा हो। डेमन मुस्कुराया। पिछले हफ्ते उसने मार्कस को व्यवस्थित रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। उसने लड़के से बेतुके मुहावरे लिखवाए, अपने खून से अजीबोगरीब निशानियां बनवाईं, और यहाँ तक कि एक रहस्यमय देवता की मदद से उसके दोस्तों की हत्या करवाने की बात कबूल करते हुए एक लिखित दस्तावेज भी लिखवाया। डेमन ने यह सुनिश्चित किया था कि इन दस्तावेजों में उसका नाम कभी न आए, जिससे मार्कस बलि का बकरा बन गया। अब तो ये बहुत आसान हो गया है, डेमन ने गहरी हंसी दबाते हुए सोचा। उसके पेट से अचानक आए एक गुर्राहट ने उसे अपनी भूख की याद दिला दी। उसने कुछ देर के लिए अपना सिर थाम लिया, बेचैनी को झटकते हुए जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर की ओर बढ़ते गए। वे सामान्य क्षेत्र की परिचित सीमा पार कर पुरानी अवरोध रेखा से आगे बढ़ गए। जमीन काफी बदल गई थी और हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। जल्द ही वे उस नदी तक पहुंच गए जो दुष्ट वन के किनारे पर थी। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसे पार करने का मतलब था उस घुटन भरे खौफ में कदम रखना जो जंगल की सीमा में व्याप्त था। किनारे पर खड़े होकर भी डेमन दुष्ट जंगल के दमनकारी माहौल को महसूस कर सकता था। जो अंदर घुसने की हिम्मत करता, उसके लिए मौत का एक खामोश वादा। और ये तो बस एक बफर जोन था, जहां से ज्यादातर राक्षसों को पीछे खदेड़ दिया गया था। प्रोफेसर केल आगे बढ़े। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने छात्रों के बीच की बड़बड़ाहट को शांत कर दिया। आप में से जिन लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्हें बधाई। अब तक इतना आगे बढ़कर आप सभी ने 10 अंक अर्जित किए हैं। डेमन का ब्रेसलेट बज उठा और उसकी सतह पर एक चमकता हुआ 10 दिखाई दिया। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर अपना ध्यान केल की ओर लगाया, जिसने भीड़ को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची कर दी। अब मैं नियम समझाऊंगा। छात्र आगे की ओर झुक गए, उनके चेहरों पर आशंका और भय दोनों झलक रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण नियम, केल ने ठंडे और अधिक स्वर में कहा, यह है कि मूल्यांकन के दौरान जादुई कलाकृतियों के उपयोग को छोड़कर सब कुछ और कुछ भी हो सकता है। केल की बातें सुनकर डेमन ने ठंडी मुस्कान दबा ली। उन्होंने सबसे जरूरी नियम को सरल रखा, जीत के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जंगल जलाना आत्मघाती हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक इक्का छिपा है। उसके विचार उसके हुनर वाटर सेलिब्रेशन की ओर भटक गए। एक अनोखी क्षमता जो ये सुनिश्चित करती थी कि वह पानी में न डूबे। ये काम आ सकता है। जैसे ही नियमों के निहितार्थ छात्रों के मन में आने लगे, उनके बीच कानाफूसी जंगल की आग की तरह फैल गई। एक छात्र ने हताशा भरी आवाज में पूछा, प्रोफेसर, अगर हम जादुई कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकते तो हम राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? केल ने अपना हाथ उठाकर भीड़ को चुप करा दिया। बस करो, मुझे स्थिति समझाने दो, बीच में मत बोलो, उसने ठंडे और आदेशात्मक स्वर में कहा। अपनी बात जारी रखते हुए उसकी नज़र समूह पर पड़ी। संलग्नता के नियम सरल हैं। केल ने उनकी कलाइयों पर पड़े कंगन की ओर इशारा किया। ये ब्रेसलेट कई काम आते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आपके कुल अंक संग्रहित करते हैं। किसी का ब्रेसलेट नष्ट करने पर उसके अंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रेसलेट में एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन भी है जो आपके आत्मसमर्पण करने या ब्रेसलेट नष्ट होने पर सक्रिय हो जाएगा। इससे आप तुरंत परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। डेमन की ठंडी आंखें सिकुड़ गईं। कंगन नष्ट करने वाली बात उसे समझ आ गई। तो वे हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसने सोचा। उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। केल ने आगे जंगल की ओर इशारा किया। दुष्ट वन के भीतर क्रिस्टल छिपे हुए हैं। प्रत्येक क्रिस्टल का एक विशिष्ट अंक मूल्य होता है। सोने के क्रिस्टल, जो सबसे दुर्लभ होते हैं, 1000 अंकों के होते हैं। औसतन क्रिस्टल 50 अंकों के होते हैं। छात्रों की बड़बड़ाहट तेज हो गई। केल ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। पास होने के लिए आपको 3000 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम अंक असफलता माने जाएंगे। अंक अर्जित करने के 2 मुख्य तरीके हैं, क्रिस्टल ढूंढना या विशिष्ट क्षेत्रों की रक्षा करने वाले ऑटोमेटा को हराना। ऑटोमेटा यांत्रिक संरचनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अंक आधार होता है। ये बुदबुदाहट सीधे बकबक में बदल गई। प्रोफेसर, ऑटोमेटा कितने शक्तिशाली हैं? क्या जंगल में कोई राक्षस होगा? केल ने पुनः अपना हाथ उठाया। उसका चेहरा कठोर था।
बस आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं ही बारीकियों का पता लगाएं। हालांकि मैं आपको इतना बता दूं कि जंगल में जितना अंदर जाएंगे ऑटोमेटा उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसी तरह उपलब्ध अंग भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप अंदरूनी इलाकों का पता लगाने की योजना बना रहे हैं तो एक दल बनाना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। उसने अपनी चिरपरिचित ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। आप निश्चिंत रहिए, मूल्यांकन के लिए बनाए गए बफर जोन में कोई राक्षस नहीं होगा। हालांकि ऑटोमेटा प्रत्येक छात्र से अधिक शक्तिशाली होगा। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे हमें फंसा रहे हैं। पहले तो वे एक दूसरे के पॉइंट्स लेने का इशारा करते हैं, फिर साथ मिलकर काम करने की सलाह देते हैं। सबके पास होने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स नहीं होंगे, ये तो साफ है। नियम भ्रामक थे, लेकिन डेमन ने देखा कि वे उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थे, सिवाय ऑटोमेटा को जोड़े जाने के। केल ने अपने पीछे खड़े एक प्रोफेसर की ओर देखा और सिर हिलाकर उसे संकेत दिया। अब अपने हथियार चुने, केल ने घोषणा की। प्रोफेसर क्रोम आगे बढ़े और हाथ उठाकर मानो हवा में जादू की लहर दौड़ गई। शिफ्ट, उन्होंने कहा। उनके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और अचानक अकादमी के शस्त्रागार का एक भाग उनके सामने प्रकट हो गया। डेमन की आंखें विस्मय से थोड़ी चौड़ी हो गईं। शस्त्रागार मीलों दूर होना चाहिए था, फिर भी प्रोफेसर क्रोम ने अपने जादू से उस दूरी को आसानी से पार दिया था। उच्च श्रेणी के किसी व्यक्ति की असाधारण शक्ति अविश्वसनीय होती है। अपने हथियार चुन लो, क्रोम ने एक तरफ हटते हुए निर्देश दिया। छात्र उस जगह में घुसने से पहले कुछ देर झिझके। डेमन भी उनके पीछे पीछे गया, उसकी पैनी नज़रें सामने रखे हथियारों पर टिकी थीं। अगले कुछ मिनटों तक डेमन इस बात पर विचार करता रहा कि कौन सा हथियार चुने, लेकिन आखिरकार उसने तीरों के एक साधारण तरकश पर ही फैसला किया। पहुंचने से पहले ही उसने खुद को पूरी तरह से हथियारबंद कर लिया था और वह समय से पहले अपने शापित या खोखले सिरे वाले तीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ये आपात स्थिति के लिए आरक्षित थे। इससे पहले उसने मार्कस के कमरे से अपने बाकी तीरों को बड़ी सावधानी से निकाल लिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी हरकतों का कोई निशान न रहे। भूख से उसका सिर भारी हो रहा था, लेकिन उसी भूख ने उसे एक तरह की स्पष्टता दी। परीक्षा आधी रात तक चलेगी और उसे यकीन था कि वह इसे झेल सकता है। हालांकि तब तक भूख से बेहाल हो जाने का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे 80% तक बढ़ने दूं, तो मैं उनमें से अधिकांश पर विजय पा सकता हूं, लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यह एक बेपरवाह जुआ था। उस स्तर पर उसकी ताकत तो काफ़ी बढ़ जाती, लेकिन उसका नियंत्रण डगमगा जाता, एक ऐसा जोखिम जो वह उठाने को तैयार नहीं था। उसके आसपास बाकी छात्र भी हथियारबंद थे। लियोना ने एक विशाल गदा चुनी जिस पर खतरनाक कांटे लगे थे। उसने हथियार को बड़ी सहजता से संभाला और अपनी क्रूर शक्ति का प्रदर्शन किया। मैं उसे मुझ पर ऐसा वार करने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, डेमन ने गंभीरता से सोचा। उस चीज का एक वार और वह परीक्षा से बाहर हो जाएगा, या उससे भी बुरा। इवांगेलिन ने अपनी कमर पर एक लंबी तलवार बांध रखी थी। उसकी चाल शांत और संतुलित थी, जो उसके अनुशासित आचरण का प्रतिबिंब थी। सिल्विया ने अपनी कल्पित विरासत के अनुरूप एक धनुष और तीरों का तरकश चुना, जिसके साथ उसकी कमर पर 2 घुमावदार ब्लेड भी लगे थे। डेमन के अलावा वह सबसे ज्यादा हथियारों से लैस लग रही थी। फिर ज़ैंडा आया, जिसने अपनी पीठ पर एक विशाल तलवार तान ली। गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के कारण तलवार का वजन उसे मामूली लग रहा था। हमेशा की तरह ज़ैंडर ने डेमन को तिरस्कार भरी नजरों से घूरा। छी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक तरकश से जीत सकते हो, कुत्ते? उसने व्यंग्य किया। डेमन ने आह भरी, उसे पूरी तरह से पता था कि ज़ैंडर उसे कम क्यों आंक रहा है। डेमन के ज्यादातर हथियार उसकी वर्दी के नीचे छिपे हुए थे, सिर्फ तरकश ही दिखाई दे रहा था। ज़ैंडर की आंखें शक से सिकुड़ गईं। तुम कौन सी गंदी चालें चल रही हो? डेमन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। कौन जाने, उसने जवाब दिया और मुड़कर चला गया। रुको रुको, सिल्विया आगे बढ़ते हुए बोली। उसने डेमन और ज़ैंडर के बीच नज़र दौड़ाई, उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। उन्होंने निर्णायक ढंग से कहा, इस बार मूल्यांकन बहुत कठिन होगा, लेकिन चूंकि नियम इसकी अनुमति देते हैं, इसलिए हमें दल बनाने चाहिए। नहीं, हमें दल बनाने ही होंगे। डेमन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा था। सिल्विया, जो हमेशा से ही समझदार थी, प्रोफेसरों के इरादों को भांप चुकी थी। सिल्विया मूनवील दिल से एक विद्वान थीं। जब भी कोई चीज़ उनकी रुचि जगाती, तो वे उसे लगातार खोजती रहतीं, हर बारीकी को समझने की कोशिश करतीं। ज्ञान प्राप्त करना उनकी आदत से बढ़कर था, यह उनकी जिंदगी का तरीका था। डेमन ने उनके साथ समय बिताकर बहुत कुछ सीखा था।
उसने उसमें उसकी सूक्ष्म जिज्ञासा भी देखी थी, या यूं कहें कि उसकी क्षमताओं में। सिल्विया उसे इतना आकर्षक क्यों लगती थी, यह उसे अभी तक समझ नहीं आया था। सिल्विया ने अनगिनत किताबें पढ़ी थीं और हर लिहाज से वह एक चलता फिरता विश्वकोश थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था और वह इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी। हालांकि ज्ञान हमेशा अनुभव में नहीं बदलता। सच तो यह है कि सिल्विया जिंदगी के गहरे और कपटी पहलुओं से निपटने में अभी भी बेहद नादान थी। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक पनाह में रहने वाला फूल थी, किताबी होशियार लेकिन सड़क की समझ से बेखबर। यह उसका विशाल शैक्षणिक ज्ञान ही था जिसने डैमन को उसके अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया। उसे एहसास हुआ कि प्रोफेसरों ने उच्च बिंदु वाले ऑटोमेटा को इतना शक्तिशाली डिज़ाइन किया था कि उसे एक अकेला छात्र, यहाँ तक कि इवांगेलिन जैसी असाधारण छात्रा भी, संभाल नहीं सकती थी। इसीलिए वह हमें एक पार्टी बनाने का सुझाव देगी, डैमन ने सोचा। और मैं बस साथ चलूंगा। सिल्विया की नज़र उसकी ओर मुड़ गई, उसका स्वर शांत लेकिन आग्रहपूर्ण था। हमें एक टीम बनानी होगी। और इससे पहले कि आप मना करने के बारे में सोचें, मैं ये स्पष्ट कर दूं, एक मजबूत टीम के बिना हम पास होने लायक अंक नहीं जुटा पाएंगे। आंतरिक क्षेत्रों में मौजूद ऑटोमेटा निस्संदेह ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे। ये देखते हुए कि वे हमें परीक्षा शुरू होने से पहले तैयारी के लिए समय दे रहे हैं, ये स्पष्ट है कि हमें मिलकर काम करना होगा। डैमन ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस, बहुत हो गया। मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मना नहीं करने वाला था। तुम सही हो। सिल्विया ने आंखें झपकाईं, ये देखकर हैरान रह गई कि उसने इतनी जल्दी हामी भर दी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह कुछ अहंकारी अंदाज में जवाब देगा, मानो मैं इसे अकेले ही संभाल सकती हूँ। ओह, सचमुच? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में आश्चर्य का भाव था। इस बीच ज़ैंडर ने शक से आंखें सिकोड़ लीं। डैमन का इतनी जल्दी मान जाना उसे रास नहीं आया। क्या मूल्यांकन सचमुच इतना कठिन है कि वह भी सहयोग करने को तैयार है? ज़ैंडर ने सोचा। इवेंजेलिन ने तनाव कम करते हुए संक्षेप में सिर हिलाया, तो फिर योजना क्या है? सिल्विया ने अपना हाथ ठोड़ी पर रखा और समूह के बीच नज़र दौड़ाए। इस समय हमारे पास 5 लोग हैं, लेकिन एक पूरी पार्टी में आमतौर पर 7 लोग होते हैं। फिर भी हमारी मौजूदा क्षमता के साथ ये काम कर जाना चाहिए। मुझे लगता है। ज़ैंडर हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। दरअसल मेरा एक अनुरोध है। क्या हम मार्कस को पार्टी में ला सकते हैं? सिल्विया की नज़र मार्कस पर पड़ी, जो कोने में खड़ा मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने भौहें चढ़ाईं। अगर तुम चाहो तो, लेकिन मैं। तुम क्या सोचते हो, डैमन? डैमन ने आह भरी, भूख के कारण उसका धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। मुसीबत मुझ पर मत डालो। अगर तुम कुछ असभ्य कहना चाहते हो तो कह दो, लेकिन ठीक है, उसे अंदर ले आओ, बशर्ते कि वह हमारे साथ आना भी चाहे। लियोना ने दृढ़ता से सिर हिलाया, मुझे वह आदमी पसंद नहीं। उससे मुझे बुरा लगता है। डैमन ने उसे एक जानकार नज़र से देखा और सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही आधा पागल है। ज़ैंडर ने अपना जबड़ा भींच लिया। मुझे पता है कि वह भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, लेकिन मार्कस एक प्रतिभाशाली फाइटर है। उसके पास एक शक्तिशाली विशेषता भी है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इवांगेलिन ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आवाज़ ठंडी थी। डैमन सही कह रहा है। हमें शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह अविश्वसनीय है तो वह हमारे साथ नहीं आ सकता। पब फ्यूचर एड्स। डैमन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। ये थोड़ा कठोर है। ज़ैंडर ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज़ हताशा से भारी थी। कृपया। समूह चुप हो गया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ज़ैंडर जैसे कुलीन व्यक्ति के लिए सिर झुकाना एक गंभीर संकेत था। यहाँ तक कि डैमन भी हैरान रह गया। वह वास्तव में उस आदमी को अपना दोस्त मानता है। मैं जितना अधिक उसे जानता हूँ, वह मुझे उतना ही अधिक परेशान करता है। डैमन ने सिर हिलाते हुए आह भरी, ठीक है। अगर मार्कस आना चाहता है तो उसे आने दो। इवेंजेलिन ने आंखें सिकोड़ लीं, अगर उसने हमारी गति धीमी कर दी तो क्या होगा? मैं उसका बचाव करूंगा, डैमन ने सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि चीजें कैसे सामने आएंगी। सिल्विया ने सिर हिलाया, मुझे ठीक लगता है। लियोना, तुम्हारा क्या ख्याल है? लियोना ने कंधे उचका दिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, शायद। है ना, डैमन? ज़ैंडर हल्के से मुस्कुराया, शुक्रिया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बिना समय गंवाए वह मार्कस की ओर दौड़ा, जो दूर खड़ा था। डैमन ने ज़ैंडर को स्थिति समझाने की कोशिश करते देखा, लेकिन जैसे ही मार्कस ने उनकी तरफ देखा, डैमन खुद को मुस्कुराने और मज़े से अपने होंठ चाटने से नहीं रोक सका। मार्कस का चेहरा डर से पीला पड़ गया।
मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता। मार्कस के जोरदार विरोध ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वह ज़ैंडर द्वारा उसे शांत करने के प्रयासों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। स्वाभाविक रूप से इस हंगामे के अनपेक्षित परिणाम हुए। दूसरे छात्र, जिन्होंने अभी तक पार्टियां बनाने के बारे में नहीं सोचा था, आपस में बुदबुदाने लगे। रुको, वे पार्टियां बना रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह एक व्यक्तिगत मूल्यांकन था। नहीं, इसमें लिखा है कुछ भी चलेगा, और प्रोफेसर ने भी इसका उल्लेख किया है। चलो एक पार्टी बनाते हैं। नैच की पार्टी में कौन शामिल होना चाहता है? यहाँ 4 और लोगों की ज़रूरत है। डैमन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी नाक भींच ली। मार्कस ने अनजाने में ही एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी, और अब वह शांत मैदान छात्रों से गुलजार था जो जल्दी जल्दी समूहों में संगठित हो रहे थे। ज़ैंडर निराश होकर समूह में लौट आया। मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश की थी। सिल्विया ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी उम्मीद थी कि वह मना कर देगा। मैं बस तुम्हें निराशा से बचाना चाहती थी। लियोना ने चिढ़कर जीभ चटकाई। उफ, बहुत बढ़िया काम किया ज़ैंडर। अब तो बाकी सब भी यही सोच रहे हैं। ज़ैंडर ने अपने होंठ काटे। मैं माफ़ी मांगता हूँ। इवेंजेलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। डैमन मुस्कुराया। वह सही कह रही है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बस एक बेवकूफ़ हो। ज़ैंडर ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, तुमने अपनी बात कह दी। उनके बीच हुई बातचीत में एक तेज गुर्राहट की आवाज़ आई, जिससे डैमन ने अपने पेट को पकड़ लिया, जिससे सभी लोग अजीब तरह से उसकी ओर देखने लगे। सिल्विया ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने नाश्ता भरपेट नहीं किया? डैमन ने मुंह फेर लिया, साफ तौर पर सवाल टालते हुए। क्या हमें कोई परीक्षा नहीं देनी है? इवांगेलिन ने सिर हिलाकर बातचीत को वापस पटरी पर लाते हुए कहा, क्या हमें एक और सदस्य जोड़ना चाहिए? नहीं, डैमन ने दृढ़ता से कहा। हमारा लाइनअप वैसे भी ठीक है। उसकी नज़र कुछ देर के लिए अन्य छात्रों की ओर गई और उसने सोचा, मैं अब और कोई अज्ञातचर नहीं चाहता। ये तय होने के बाद समूह ने अपनी रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले कि वे इसे अंतिम रूप दे पाते, प्रोफेसर केल आगे आए। उनकी आवाज़ शोर को चीरती हुई आई। तो अब तुम्हारा मूल्यांकन शुरू होता है। तुम्हारे पास सीमित अंक इकट्ठा करने के लिए आधी रात तक का समय है। पास होने के लिए तुम्हें 3000 अंकों की ज़रूरत पूरी करनी होगी। अब जाओ, और देवी तुम्हारे साथ रहें। एक आक्रमणकारी सेना की तरह छात्र दुष्ट वन की ओर आगे बढ़े। उनकी युद्ध घोषणाएं सुबह की ठंडी हवा में गूंज रही थीं। डैमन के समूह को छोड़कर। डैमन, हमेशा की तरह जिद्दी, हिलने से इनकार कर रहा था। पहले उन्हें जाने दो, उसने लापरवाही से एक पेड़ के सहारे झुकते हुए कहा। ज़ैंडर ने डैमन को घूरा, जो हमेशा की तरह थका हुआ भाव लिए हुए एक पेड़ के सहारे आराम से झुका हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? डैमन ने आह भरी। उसका शांत स्वभाव अडिग था। शांत हो जाओ, बेवकूफ़। एक पल के लिए अपना सिर बादलों से बाहर निकालो। इवांगेलिन ने अपने बाल एक तरफ किए। उसकी नज़रें तेज थीं। क्या तुम उन्हें पहले अंदर जाने दे रहे हो? खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए। सिल्विया ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया। यह एक व्यवहारिक विचार है, लेकिन क्या इस तरह से उन्हें ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे? लियोना ने अपनी गदा कंधे पर लटका ली। उसकी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चलो, समय बर्बाद न करें। डैमन ने एक बार फिर आह भरी और आलस से अपना हाथ उठाया, मानो उनकी चिंताओं को खारिज कर रहा हो। यदि अंक ढूंढना इतना आसान होता तो हम पार्टियां नहीं बनाते, है ना? उन्होंने उल्टी गिनती शुरू की। उनकी आवाज़ शांत लेकिन उद्देश्यपूर्ण थी। 3, 2, 1, और चीखें। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, जंगल से एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस खून जमा देने वाली आवाज़ ने सबके चेहरे पीले कर दिए, डैमन को छोड़कर, जो अप्रभावित रहा। शायद कोई ड्रेड लिली से टकरा गया होगा, उसने ठंडे स्वर में सोचा, जंगल में अपने कष्टदायक अनुभवों को याद करते हुए। वह आगे बढ़ा। उसका स्वर समान किंतु तीखा था। उस क्षण की गर्मी में वे मूर्ख ये भूल गए कि राक्षसों के बिना भी यह अभी भी दुष्ट जंगल है, उनकी माँ का बगीचा नहीं। वहाँ की वनस्पतियाँ भी उतनी ही घातक हैं, और सुरक्षा कंगन उन्हें अजेय नहीं बनाता। समूह की ओर मुड़ते हुए डैमन ने आगे कहा, हमने एक रणनीति तय कर ली है। अब नेता कौन होगा? साहसिक नियमों के अनुसार इस दल का निर्माण सिल्विया ने किया है। इसलिए इस मानदंड के अनुसार मैं उसे नेता के रूप में नामित करता हूँ। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि डैमन के शांत प्रस्ताव का क्या जवाब दें। इस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं बनोगे, और आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोषी महसूस नहीं होगा, डैमन ने मन ही मन सोचा। ज़ैंडर ने एक पल बाद सिर हिलाया।
ठीक है, मैं मान सकता हूँ, बशर्ते वह कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसा नहीं, डैमन ने बेफिक्र होकर व्यंग्य किया, जो भी तुम्हारे अहंकार को सहलाए। इवांगेलिन ने भी सिर हिलाया। बुद्धिमानी भरा फैसला। उसका दिमाग तेज है और वह जल्दबाजी में फैसले लेने से बचती है। हालांकि लियोना ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं डैमन को नामांकित करती हूँ। वह ज्यादा चालाक है और यहाँ सबसे ताकतवर है। डैमन ने अपने होंठ काटे और चुपचाप कोसने लगा। लानत है, लियोना, मुझे अभी तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है। सिल्विया हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। वह सही कह रही है। डैमन, तुम नहीं। डैमन ने उसे अचानक बीच में ही रोक दिया। ताकत और रैंकिंग के लिहाज से मैं सबसे कमज़ोर हूँ। सिल्विया हम सबको संतुलित करती है। कोई बहस नहीं। लियोना ने चुनौती भरे स्वर में अपनी बाहें पार कर लीं। मैं तुमसे यही मांग करती हूँ। पब फ्यूचर एड्स। जैंडर ने आंखें सिकोड़ लीं। हम अभी इतनी बेकार की बात पर बहस क्यों कर रहे हैं? अगर वो नहीं करना चाहता तो चलो अभी चलते हैं। डैमन ने उस पर व्यंग्य किया। आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि तुम सचमुच कैसा महसूस कर रहे हो। इवांगेलिन उनके बीच आ गई, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। बस बहुत हो गया। सिल्विया नेता होगी। लियोना को संतुष्ट करने के लिए डैमन उपनेता या कुछ और हो सकता है। 3 वोटों के साथ सिल्विया जीत जाती है। डैमन ने हार मानकर कंधे उचकाते हुए आह भरी। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि उपनेता कोई वास्तविक पद नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए तो ये ठीक है। इवांगेलिन सिल्विया की ओर मुड़ी। अब जब फैसला हो गया है तो पार्टी नेता अब क्या करें? सिल्विया अजीब तरह से बेचैन हो गई। जाहिर है उसे इस स्थिति में होना असहज लग रहा था। उसने मदद के लिए डैमन की तरफ देखा। हमें बाहर निकलना चाहिए, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जैंडर ने सिर हिलाया, लेकिन चालाकी से मुस्कुराया। क्या तुम पार्टी को कुछ प्रोत्साहन के शब्द नहीं दोगे? क्या ये नेता का काम नहीं है मनोबल बढ़ाना? सिल्विया का चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, मैं। डैमन ने आंखें घुमाईं और व्यंग्य किया, आगे बढ़ो और उसे मौके पर ही खड़ा कर दो। बुद्धिमान, मानो उस पर पहले से ही काफी दबाव नहीं है। सिल्विया का हाथ पकड़कर उसने उसे धीरे से आगे खींचा। चलो चलें। सिल्विया ने अपना सिर उठाया और सिर हिलाया। यह इशारा राहत से भरा था क्योंकि वह उसके पीछे चल रही थी। वे नदी पार करके दुष्ट वन में प्रवेश कर गए। घने अंधेरे छत्र को भेदते हुए सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जंगल के फर्श पर भयावह साए डाल रही थी। दिन में भी वह जगह डरावनी थी। हवा में सड़न और मौत की गंध घनीभूत थी। आगे बढ़े छात्रों की ओर से धीमी चीखें और दूर से हो रही लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं। डैमन, जिसने पहले सिर्फ रात में ही जंगल देखा था, उसे वह बिल्कुल नहीं बदला हुआ लगा। दमनकारी माहौल, घात लगाए बैठा खतरा, सब एक ही खामोश चुनौती फुसफुसा रहे थे। अगर हिम्मत है तो आओ। जैंडर ने बड़ी मुश्किल से निगला। उसकी घबराहट उसे धोखा दे रही थी। वाल्थेरॉन साम्राज्य में जन्मे और पले बड़े होने के नाते वह इस शापित जंगल के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसके बारे में सुनी हर कहानी उसके दिमाग में फिर से उभर आए, उसकी चिंता को और बढ़ा रही थी। लेकिन डैमन की एक नज़र, जो एक अस्पष्ट भाव के साथ आगे बढ़ रहा था, ने उसके दांत पीस लिए और डर को दूर भगा दिया। डैमन से किसी भी मामले में हारना अकल्पनीय था। डैमन ने जंगल की गहरी छाया में कदम रखा। उसकी चाल स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अच्छा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें, अपने आप को तैयार करो। हालांकि तकनीकी तौर पर सिल्विया ही नेता थी, डैमन ने खुद को ऐसे पेश किया जैसे वही सब कुछ संभाल रहा हो। उसके संयमित व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि सिल्विया का भी, जो बोलने से पहले झिझक रही थी। डैमन, तुम हथियार क्यों नहीं लिए हो? तुम्हारे पास तो बस एक तरकश है, उसने घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। बिना कुछ कहे डैमन ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक छोटी, धातु की वस्तु निकाली। एक तेज झटके के साथ वह एक चिकने, धातु के धनुष में बदल गई। मुझ पर विश्वास करो, उसने शांत भाव से कहा, मैं हथियारबंद हूं। सिल्विया ने सिर हिलाया। क्षण भर के लिए उसका विश्वास बढ़ गया। वे जंगल में और अंदर चले गए। डैमन आगे बढ़ रहा था। उसकी भूमिका स्पष्ट थी, वह स्काउट था। अगर कोई खतरा पैदा होता तो उसका काम पीछे हटकर अपने तीरों से पीछे से मदद देना था। जैंडर समूह का टैंक था, जो क्षति को सहने के लिए सबसे आगे खड़ा था। इवांगेलिन, एक योद्धा जिसके पास उपचार क्षमता थी, ने एक योद्धा और एक सहायक, दोनों की दोहरी भूमिका निभाई। लियोना, अपनी अपार शारीरिक शक्ति और गदा के साथ, समूह की सबसे शक्तिशाली प्रहारक थी। नेता और मुख्य उपचारक के रूप में सिल्विया ने युद्ध के दौरान रणनीति बनाने और समूह को एक साथ रखने का भारी बोझ उठाया।
यह जिम्मेदारी उस पर भारी थी। दांव पर सिर्फ उनके कौशल या ताकत ही नहीं, बल्कि उनकी जान भी थी, भले ही सुरक्षा कंगन उनके साथ ही क्यों न हो। कागज पर तो उनका गठन ठोस लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में इसका परीक्षण होना था। दुष्ट वन की परछाइयों से एक विशालकाय, फर से ढका हुआ प्राणी प्रकट हुआ। वह 2 पैरों वाला था, जिसके लंबे पंजे धुंधली रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। उसका रूप रंग बंदर जैसा था, लेकिन उसकी चमकती, रोबोट जैसी आंखें उसके कृत्रिम स्वरूप का भेद खोल रही थीं। आगे एक ऑटोमेटा है, डेमन ने चिल्लाते हुए कहा और सिल्विया के पास खड़ा हो गया। ये ऑटोमेटा है, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। खैर, उन आंखों को छोड़कर, उसने सोचा, उसका दिमाग उसकी हरकतों का अंदाजा लगा रहा था। सिल्विया ने अपना धनुष तैयार कर लिया, तनाव के बावजूद उसके हाथ स्थिर थे। इसे नीचे उतारो, उसने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। ऑटोमेटा उन पर टूट पड़ा। अपने प्रभावशाली आकार और जीवंत डिजाइन के बावजूद उसमें एक असली राक्षस की जंगली प्रवृत्ति का अभाव था। ज़ैंडर पहले आगे बढ़ा और अपनी भारी तलवार उठाकर उसके पंजों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। पीछे से डेमन और सिल्विया ने तीरों और जादुई प्रक्षेपास्त्रों की बौछार कर दी। इस संयुक्त हमले से ऑटोमेटा लड़खड़ा गया। सिल्विया के जादू ने उसके आंतरिक तंत्र को तहस-नहस कर दिया और उसकी गति लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह संभल पाता, लियोना आगे की ओर झपटी, उसकी गदा एक क्रूर चाप में घूमी, जिससे उसका सिर बहरा कर देने वाली आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। ज़ैंडर ने भौहें चढ़ाईं और जमीन पर पड़े बेजान ऑटोमेटा को घूरने लगा। अगर वह जीवित भी था, ये बहुत आसान था। मुझे इससे भी अधिक चुनौती की उम्मीद थी। लियोना ने अपनी गदा कंधे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर, लेकिन हाँ, मुझे 10 अंक मिले। कुछ कदम पीछे खड़े डेमन ने सिर हिलाया। हम अभी भी सीमा पर ही हैं। हम जितना अंदर जाएंगे, हालात उतने ही मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन वह रुका और चारों ओर नजर दौड़ाए। चूंकि इतने पास एक ऑटोमेटा है, तो पास में ही एक क्रिस्टल छिपा हुआ होगा। फैल जाओ और उसे ढूंढो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी छाया बोध को सक्रिय कर दिया। क्रिस्टल की हल्की सी छाया उसे छाया में उग रहे एक अनोखे पौधे के पास ले गई। उसकी नीली पत्तियां हल्की सी झिलमिला रही थीं, जबकि पीले फूल धीरे धीरे झूम रहे थे और हल्की, लगभग अगोचर फुसफुसाहटें निकाल रहे थे। वहां, डेमन ने इशारा करते हुए कहा। इवेंजेलिन ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी निगाहों का अनुसरण किया। क्या तुम्हें यकीन है? डेमन का स्वर ठंडा था, सकारात्मक। लियोना ने पुरस्कार लेने के लिए उत्सुकता से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सिल्विया ने तेजी से आकर उसे जमीन पर गिरा दिया। रुको, ये तो विस्पवीड है। सिल्विया चिल्लाए, तुम इसके पास यूं ही नहीं जा सकते। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। वे पौधे की प्रकृति से परिचित नहीं थे, लेकिन अपने निजी अनुभव से इसके मतली पैदा करने वाले प्रभावों को याद कर रहे थे। सिल्विया खड़ी होकर अपने कपड़ों पर चिपकी काली मिट्टी को झाड़ रही थी। यह एक और मृत्यु क्षेत्र, कानाफूसी वन से आए एक खतरनाक वनस्पति है। इस जगह का अन्वेषण दुष्ट वन से भी कम हुआ है, क्योंकि यह अन्य खतरनाक क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और सबसे नज़दीकी क्षेत्र जिसका नक्शा कोई भी बना पाया है, उस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। इवेंजेलिन ने सोच विचार कर सिर हिलाया। यह एओरवास के एशन फॉरेस्ट जैसा है। फर्क यह है कि वहां के राक्षस मानव बस्तियों पर हमला करने के लिए इस क्षेत्र को नहीं छोड़ते। ज़ैंडर ने अपनी बाहें पार कर लीं। कानाफूसी वाला जंगल, क्या यही राजाओं का मार्ग नहीं है? प्राचीन खंडहर, क्या ये वास्तव में मायने रखता है? डेमन ने तेजी से बीच में ही टोकते हुए कहा। उसे स्पष्ट रूप से इवेंजेलिन को प्रभावित करने के ज़ैंडर के प्रयास में कोई रुचि नहीं थी। इस दुनिया में इतने खंडहर और कालकोठरी हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हमारे पास बेकार की बकबक के लिए समय नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमन ने जादू का एक जोरदार झटका दिया और उसे विस्पवीड पर फेंक दिया। प्रहार से पौधा नष्ट हो गया और अवशेषों के भीतर एक मंद चमकता हुआ क्रिस्टल प्रकट हुआ। डेमन क्रिस्टल उठाकर उसके पास गया। जैसे ही उसने उसके हाथ को छुआ, वह एक प्रकाश की चिंगारी में बदल गया और उसका सुरक्षा ब्रेसलेट बज उठा। उसने उस पर एक नज़र डाली। उसके कुल अंकों में 10 अंक जुड़ गए। पब फ्यूचर एड्स। वह उस खाली जगह को घूर रहा था जहां विस्पवीड उगाया था। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। यदि अंक प्राप्त करने का मतलब ऑटोमेटा से लड़ना और खतरनाक वनस्पतियों को नष्ट करना है, तो क्या दिन समाप्त होने से पहले ही हमारा महीना समाप्त नहीं हो जाएगा? उसकी नज़र दूसरों पर पड़ी। मेरे मन को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण होगा। चलो चलें, उसने रूखेपन से कहा। सिल्विया ने सिर हिलाया और समूह आगे बढ़ गया। बाहरी क्षेत्र में नेविगेट करना अपेक्षाकृत आसान था। जिन ऑटोमेटा का उन्होंने सामना किया, वे सरल थे, पूरी तरह से बल प्रयोग पर निर्भर थे। उनमें किसी भी प्रकार की जादुई क्षमता या उन्नत प्रोग्रामिंग का आभास नहीं था।
डेमन ने आगे बढ़कर व्यवस्थित रूप से बिंदुओं का पता लगाया और उन्हें इकट्ठा किया। वह बाहरी क्षेत्र में रुकने से बचता रहा, असली लक्ष्य जंगल के अंदर था। आंतरिक क्षेत्र में ज्यादा इनाम मिलने की संभावना थी, लेकिन साथ ही ज्यादा जोखिम भी थे। रास्ते में डेमन ने उन जालों की जांच की जो उसने पहले लगाए थे, ऐसे क्षेत्र जो ट्रिगर होने पर आग उगलने के लिए डिजाइन किए गए थे। राहत की बात यह थी कि वे अछूते रहे। असली चुनौती तब शुरू होगी जब ऑटोमेटा को हरा दिया जाएगा और एकत्रित अंक पर्याप्त नहीं होंगे, उसने गंभीरता से सोचा। तब तक हर कोई उस स्थिति का आदी हो जाएगा। टीमें बिखरने लगेंगी और गठबंधन बिखरने लगेंगे, यहां तक कि मेरी तथाकथित पार्टी भी मेरे खिलाफ हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पहले हमला करना होगा। उसकी सोच में खलल पड़ा। उसकी परछाई में हलचल की एक झलक ने एक बड़ा समूह आ रहा था। गिनती करते हुए उसने भौहें चढ़ाईं। हमारे पास, रुको, 20 नहीं, इसे 30 ऑटोमेटा आने वाला बनाओ। वह सिल्विया की ओर मुड़ा। तो योजना क्या है? लड़ो या भागो? सिल्विया की भौहें तन गईं। ये कितने मजबूत हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, डेमन ने जवाब दिया, अधिकांश के लिए लगभग 25-25 अंक हैं। लेकिन कम से कम 5 ऐसे हैं जो 50 अंकों के लायक हैं। सिल्विया ने दांत पीसते हुए तीर निकाला। हम लड़ेंगे। डेमन ने आह रोकी। उम्मीद है कि मैं अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लंबे समय तक जीवित रहूंगा। उसने एक तीर बनाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अपने साथियों की तरफ एक नज़र डाली। वे कक्षा के कुछ अव्वल छात्र थे। भला क्या गड़बड़ हो सकती थी? पेड़ों से निकले ऑटोमेटा पहले देखे गए ऑटोमेटा से बिल्कुल अलग थे। ये भेड़ियों जैसे दिखते थे। उनके चिकने धातुई शरीर तात्विक रूनों से चमक रहे थे। कुछ में अग्नि के गुण थे, जबकि अन्य में वायु ऊर्जा का विकिरण हो रहा था। आग और हवा, लकड़ी से भरे जंगल में एक खतरनाक संयोजन, डेमन ने मुंह बनाते हुए सोचा। उसकी नज़र जमीन पर चली गई। अच्छा हुआ कि मैंने विस्फोटक छिपा दिए और जंगल की जमीन के नीचे एक अस्थायी पाइपलाइन स्थापित कर दी। सिल्विया की ग्रे आंखें दृढ़ निश्चय से दृढ़ थीं जब वह आदेश दे रही थी। पहले लंबी दूरी के हमले। उन्हें हम पर हमला करने मत दो। इवांगेलिन, हल्के जादू से बड़े हमलों को खत्म करो। इवांगेलिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और प्रकाश जादू की एक धारा बुलाई जो मुख्य ऑटोमेटा की ओर तेजी से फट पड़ी। जादू के प्रहार से भेड़िया जैसा प्राणी दहाड़ा, लेकिन हमले से कुचलने के बजाय ऊर्जा उसके झिलमिलाते शरीर पर हानिरहित रूप से फैल गई। इवेंजेलिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे जादू प्रतिरोधी हैं। हमें उन्हें तोड़ने के लिए जादू के साथ शारीरिक हमलों को संयोजित करना होगा। सिल्विया की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। फिर हम उनकी गति धीमी कर देते हैं। पेड़ों पर निशाना साधते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं। डेमन ने निशाना साधते हुए अपनी धनुष की डोरी कस ली। लड़ाई बढ़ने ही वाली थी और दांव अभी अभी बढ़ा था। इवांगेलिन और लियोना ने प्रकाश और तूफानी जादू की बौछारें छोड़ीं, जिससे आसपास के पेड़ चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि टूटे हुए तने स्थिर हो पाते, जेंडर ने अपना गुरुत्वाकर्षण जादू सक्रिय कर दिया, जिससे गिरते हुए पेड़ आने वाले भेड़िया ऑटोमेटा की ओर मुड़ गए। उनकी क्षमताओं के संयोजन ने मलबे और बल की एक अराजक बौछार पैदा कर दी। छी, ये तो अपनी जादुई क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमन ने कड़वाहट से सोचा और छाया जादू से युक्त एक काला तीर छोड़ा। प्रक्षेपास्त्र एक कमजोर ऑटोमेटा की ओर तेजी से बढ़ा और उसके धातुई शरीर को आसानी से भेद गया। सिल्विया ने एक साथ तीरों की बौछार कर दी। हर तीर भेड़ियों के धातुई शरीरों पर लगा, लेकिन उनका पलटवार तेजी से हुआ। भेड़ियों से हवा और आग फूट रही थी और इन धमाकों ने जंगल में तबाही के रास्ते बना दिए। भेड़ियों में से एक ने गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाई और उस समूह पर निशाना साधा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, लियोना ने अपनी गदा को सटीकता से घुमाया। उसका सिर हवा में ही चकनाचूर हो गया और वह एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। जेंडर ने तुरंत उसका पीछा किया। उसकी तलवार गुरुत्वाकर्षण जादू से ओतप्रोत थी और उसने उस जीव के सिर पर वार किया। जैसे ही उस मशीनी जानवर का केंद्र टूटा, उसकी यांत्रिक आंखें धुंधली पड़ गईं। डेमन की पैनी निगाहें भेड़ियों पर टिकी थीं जो उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। उसने अपना धनुष अपनी पीठ पर टिकाया और एक खंजर निकाला। सिल्विया ने भी उसकी हरकतों का अनुकरण करते हुए अभ्यास के साथ अपनी दोनों तलवारें म्यान से बाहर निकालीं। गिरे हुए पेड़ों की ओर बढ़ो, सिल्विया ने तेजी से आदेश दिया। उन्हें हमें घेरने मत दो। जेंडर, लियोना, तुम दोनों आगे रहो। इवांगेलिन, बीच को कवर करो। डेमन और मैं तुम्हारे आगे आने वाली किसी भी चीज को संभाल लेंगे। अपनी पीठ की चिंता मत करो। डेमन ने एक बड़े पंजे के वार को लुढ़ककर टाल दिया और खुद से बुदबुदाया। आपके लिए ये कहना आसान है। लानत है। छाया भूख से बड़े उसके आंकड़ों ने उसे उनकी गति से मेल खाने में मदद की, हालांकि यह प्रयास थका देने वाला था।
जैसे ही भेड़ियों में से एक ने झपट्टा मारा, डेमन ने अपना खंजर उसकी चमकती लाल आंख में घुसा दिया। मशीन ढह गई और उसका ब्रेसलेट बज उठा, जो उसके अंकों में जोड़े गए अंकों का संकेत था। ये टिकाऊ नहीं है। डेमन ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखते हुए बुदबुदाया। मुझे एक सुरक्षित शिकारगाह चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सर्वदिशात्मक गियर सक्रिय कर दिया और नज़दीकी पेड़ पर एक ग्रैपलिंग लाइन लगा दी। इस तंत्र ने उसे शाखाओं में खींच लिया, जिससे उसे नीचे की अराजकता पर एक बेहतर नज़र रखने का मौका मिल गया। हो सकता है कि उनमें जादू का प्रतिरोध हो, लेकिन ये काम करेगा, उसने धीरे से कहा, अपनी 5x कुशलता को सक्रिय करते हुए। उसका मन 5 गुना बढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों से बंदूक जैसी मुद्रा बनाई और एक भेड़िए के सिर पर निशाना साधा। रामबाण। उसकी उंगलियों से एक चिंगारी फूटी और जादुई ऊर्जा का एक संपीड़ित प्रक्षेप्य 1550 फीट प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से दागा गया। गोली ने मशीन के सिर पर वार किया और उसके जादुई प्रतिरोध को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। डेमन की उंगलियों से धुआं निकला और मशीन गिर गई, उसका केंद्र नष्ट हो गया। आउच! वह सिहर उठा, उसे अपनी उंगलियों में चुभन महसूस हुई। लेकिन आराम करने का कोई समय नहीं था। डेमन अपने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहा था और लगातार जादुई गोली के जादू चला रहा था। उसके हमलों की सटीकता से छोटे छोटे ऑटोमेटा चकनाचूर हो रहे थे और हर अंक के साथ उसका ब्रेसलेट बज रहा था। हालांकि तनाव से उसकी उंगलियां लाल और दर्द करने लगीं। जब अंतिम छोटे ऑटोमेटा को नष्ट कर दिया गया तो केवल 4 बड़े ऑटोमेटा ही बचे, एक को छोड़कर, जिसे लियोना ने पहले ही मामूली रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। डेमन ने बड़े ऑटोमेटा पर गोली चलाई, लेकिन गोलियों से उनके मजबूत शरीर पर केवल हल्के निशान ही रह गए। छी! क्या मुझे जादुई गोली मंत्र चार्ज करने की ज़रूरत है? अपने विकल्पों पर विचार करते हुए उसके मन में यह विचार आया। मंत्र को चार्ज करने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन उसके प्रभाव से उसकी उंगलियां अपंग हो सकती हैं, या इससे भी बदतर, उन्हें पूरी तरह से उड़ा सकती हैं। उसने जोखिम का आकलन करते हुए अपने दांत पीस लिए। सिल्विया ने ऊपर पेड़ों की तरफ देखा जहां डेमन बैठा था और अपने जादुई बुलेट मंत्र से सटीक निशानेबाजी कर रहा था। उसने सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, हमें उन्हें एक एक करके खत्म करना होगा। फूट डालो और राज करो। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इवांगेलिन की तलवार चमक उठी और शुद्ध प्रकाश की धार में बदल गई। लियोना का शरीर बिजली की कड़कती चिंगारियों से घिर गया और ज़ैंडर आगे बढ़ा। गुरुत्वाकर्षण जादू उसके हर कदम को और भी तेज कर रहा था। डेमन की नज़र बाकी ऑटोमेटा के बीच घूम रही थी। अपने रिमोर्सलेस कौशल से बढ़े हुए फोकस की बदौलत उसने फटाफट क्षतिग्रस्त ऑटोमेटन पर निशाना साधा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सर्वदिशात्मक गियर सक्रिय कर दिया और खुद को शाखाओं से सीधे अपने लक्ष्य की ओर खींच लिया। नीचे उतरते हुए उसने जादुई गोली मंत्रों की झड़ी लगा दी और हर गोली ऑटोमेटन के धातु शरीर पर एक संतोषजनक धमाके के साथ लग रही थी। पब फ्यूचर एड्स। यद्यपि हमले उसके कवच को भेद नहीं पाए, फिर भी वे उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। अच्छा, डेमन बुदबुदाया, मेरे पीछे आओ। अब ऑटोमेटन उस पर लॉक हो गया था। डेमन मुड़ा और उसे जंगल में और अंदर ले जाने लगा। उसे दूर ले जाने के बावजूद उसने ये सुनिश्चित किया कि वह अपने दल की सीमा के भीतर रहे। उसके पास एक स्पष्ट कारण था, उसके 5x कौशल की समय सीमा समाप्त होने वाली थी और उसे अपनी योजना के अगले चरण के लिए मन बचाना था। भेड़िया मशीन ने गुर्राते हुए हवा के जादू का एक जोरदार विस्फोट किया। डेमन बमुश्किल बच पाया क्योंकि विस्फोट झाड़ियों को चीरता हुआ निकल गया। हवा के जादू ने कोई निशान नहीं छोड़ा और उसकी छाया बोध क्षमता भी उसे पकड़ नहीं पाई। एकमात्र सुराग पेड़ों और झाड़ियों में होने वाले सूक्ष्म बदलावों से मिलता था, एक ऐसी चेतावनी जो अक्सर बहुत देर से आती थी। वह हाथ में खंजर लिए मिट्टी में लौटने लगा और मन ही मन गालियां देने लगा। बस कुछ मीटर और दूरी कम करते हुए डेमन एक ऊंचे पेड़ के सामने रुक गया। उसने उस मशीन की तरफ ताना मारते हुए हाथ हिलाया। उसकी लाल चमकती आंखें उस पर टूट पड़ीं और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलो, डेमन ने अपने खंजर को कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाया। मशीन पूरी रफ्तार से दौड़ी, उसका धातु का शरीर जंगल की धुंधली रोशनी में चमक रहा था। डेमन ने आखिरी पल तक इंतजार किया और फिर अपना खंजर नीचे की ओर घुमाकर एक पतली बेल को चीर डाला। एक विशाल लट्ठा, जिसे जाल की तरह लटकाया गया था, ऊपर से नीचे की ओर झूलता हुआ आया। मशीन को कुछ भी संभलने का समय नहीं मिला क्योंकि लट्ठा उसके एक तरफ से टकराया और धातु की एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमन गिरे हुए ऑटोमेटन की ओर दौड़ा और अपना खंजर उसकी चमकती लाल आंख में घोंप दिया। ऑटोमेटन का शरीर शिथिल पड़ गया और उसके सुरक्षा ब्रेसलेट से एक हल्की सी भिनभिनाहट निकली।
50 अंक जोड़े गए। उफ! डैमन घुटनों के बल गिर पड़ा, भारी सांसें ले रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना माथा पोंछा। अच्छा हुआ कि मैंने ये पहले ही तय कर लिया। उसके पेट में जोर से गुर्राहट हुई और उसने अपनी हिलती हुई परछाइयों की ओर देखा। हाँ, हाँ, रुको। बस कुछ घंटे और फिर हम खाना खा लेंगे। वह ऑटोमेटन की ओर मुड़ा और बुदबुदाया, बहुत बुरा हुआ कि मैं इसे नहीं खा सकता। डैमन अपने पैरों पर खड़ा होकर वहीं लौट आया जहां बाकी लोग अपनी लड़ाइयां खत्म कर रहे थे। ज़ैंडर ने अपने ऑटोमेटन के पिछले पैर तोड़कर उसे अपंग बना दिया था और आखिरी वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। इससे पहले कि वह वार कर पाता, डैमन ने अपना हाथ उठाया और एक जादुई गोली चला दी, जिससे ऑटोमेटन का सिर एक ही वार में चकनाचूर हो गया। ज़ैंडर ने पलटकर घूरते हुए कहा, क्या बकवास है। वह मेरा था। डैमन ने व्यंग्य किया, अरे कृतघ्न कमीने, क्या तुम मेरी मदद के लिए इसी तरह शुक्रिया अदा करते हो। ज़ैंडर ने डैमन को घूरा, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वह गुस्से से कांप रहा था। तुम बेइज्जत कुत्ते, तुमने मेरा शिकार चुरा लिया। डैमन ने आह भरी और अपनी नाक को इस तरह भींचा जैसे वह किसी बच्चे के साथ व्यवहार कर रहा हो। मैं तुम्हें बचाता हूँ और तुम मेरा अपमान करते हो, और मैं संकर जाति का हूँ। ज़ैंडर के दांत पीसने लगे, उसका क्रोध बड़ी मुश्किल से नियंत्रित हो पाया। बस, आप दोनों के लिए बहुत हो गया, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, इवेंजेलिन ने बीच में ही कहा। जब वह उनके बीच आई तो उसकी आवाज़ दृढ़ किंतु शांत थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी आंखों में थकान और धैर्य का मिश्रण था। सिल्विया एक प्रभावित मुस्कान के साथ डैमन के पास गई। उसकी नज़र उसकी लाल हो चुकी उंगलियों पर पड़ी और उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कमाल है, तुम पागल हो गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच ऐसा किया है, उसने विस्मय से भरी आवाज़ में कहा। डैमन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज़ उदासीन थी। मैंने किया, तो क्या? सिल्विया ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य और जिज्ञासा के बीच बदलती रही। तो क्या हुआ? तुमने एक नया मंत्र बनाया या कम से कम पहले से मौजूद मंत्र में बदलाव किया? तुम्हारी उंगलियां तो झटके से उड़ जानी चाहिए थीं। वे सिर्फ लाल कैसे हैं? डैमन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए, आपको निराश करने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरी उंगलियां अभी भी सलामत हैं। सिल्विया ने जल्दी से सिर हिलाया, उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। उसके हाथ उसके हाथों पर ही टिके रहे और वह उसकी लाल हो चुकी उंगलियों को जांचती रही। आप अद्भुत हैं। मैंने सोचा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन आपने वास्तव में इसे संभव बना दिया। बोलने से पहले डैमन ने उसे शांत भाव से देखा। क्या आप मुझे ठीक करने जा रहे हैं, या आप हमेशा के लिए मेरे हाथ पकड़े रहने की योजना बना रहे हैं? सिल्विया के गाल हल्के से लाल हो गए जब उसने गला साफ किया। आह, माफ़ करना। उसकी हथेलियों से सफ़ेद चंद्र जादू की एक कोमल धारा डैमन की उंगलियों में बह निकली। जो तेज़ दर्द उसे सहना पड़ रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा और गायब हो गया। जब वह समाप्त हो गई, तो डैमन ने अपने हाथ वापस खींच लिए, उसकी जिज्ञासु निगाहें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं। आपने ये कैसे किया? उसने उत्सुकता से पूछा। डैमन ने समूह की ओर देखते हुए सांस छोड़ी, हमें अभी मूल्यांकन पूरा करना है। सिल्विया ने सिर हिलाया, यद्यपि निराशा में उसके कंधे थोड़े झुक गए। इतना उदास दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डैमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह आसान है। मैंने अपने मन को मापा और हमले और अपनी उंगलियों के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाया। जादुई गोली मंत्र मूल जादुई विस्फोट मंत्र का ही एक नकल है। सिल्विया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर एड्स, यह आसान नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सुधार है। ज़्यादातर लोगों ने खतरों और झटके के कारण इस विचार को छोड़ दिया था, लेकिन आपने सबसे बुनियादी मंत्र को कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। लियोना ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, यही तो डैमन है। हमेशा लापरवाह व्यवहार के लिए इनाम पाता है। डैमन ने उसे तीखी नज़र से देखा, मुझे ये सब तुमसे नहीं सुनना चाहिए था। लियोना ने अजीब तरह से अपना गाल खुजलाया, उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। इवांगेलिन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा वो कर दिखाते हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो जो तुमने पहले पेड़ों पर झूला झूला था, क्या इसी की ट्रेनिंग तुम इतने समय से जंगल में ले रहे हो? डैमन ने उसे हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। ज़ैंडर ने व्यंग्य किया, तो तुमने कोई जादू कर दिया। बड़ी बात है, वो तो प्रथम श्रेणी का या उससे भी बेहतर नहीं है। इसमें इतना हंगामा क्यों है? डैमन ने रूखे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेमी लड़के। ज़ैंडर भड़क गया, तुम मेरे मुंह पर ऐसा कहना चाहते हो? डैमन ने उसकी घूरती निगाहों का सामना उबे हुए भाव से किया। मैंने अभी अभी किया। इवेंजेलिन ने आह भरी, साफ तौर पर हताश होकर, चलो बस चलें।
इसके साथ ही समूह जंगल में और अंदर चला गया। डैमन आगे चल रहा था क्योंकि इलाके की उसकी जानकारी उन्हें कपटी वनस्पतियों के जाल से बचा रही थी। यह एक हफ्ते की तकलीफ का नतीजा है, डैमन ने सच अपने तक ही रखते हुए सोचा। वह अपनी रहस्यमयी छवि बनाए रखना चाहता था। बेशक उसका एक मकसद इवांगेलिन को प्रभावित करना था, लेकिन उसकी असली वजह ज़ैंडर को परेशान करना था। ज़ैंडर को गुस्से से जलते देखना ही उसका अपना इनाम था, और डैमन हर मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने बेहतरीन शिकार और ट्रैकिंग कौशल का प्रदर्शन करके जितना हो सके उतना नाकाबिल साबित करने की कोशिश करता था। स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास अनदेखे नहीं रहे। उसने सिल्विया और लियोना की भी प्रशंसा अर्जित की, जिससे ज़ैंडर को बहुत निराशा हुई। समूह की प्रगति धीमी और निराशाजनक थी। सूरज के आसमान में ऊपर चढ़ने के बाद भी उन्हें मिलने वाले अंक बेहद अपर्याप्त थे। हमें खुद को खत्म करने से पहले आराम करने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत है, इवांगेलिन ने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन चिंता से भरी हुई थी। डैमन ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने जितने ऑटोमेटा मारे थे उन्हें ज़रूरी 3000 अंक तक पहुंचने के काफ़ी करीब पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे कहीं से भी पास नहीं थे। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये बात समझ में नहीं आती, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरों की हालत और भी खराब होगी, और फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पूरा मूल्यांकन मेरे ही खिलाफ है। डैमन का शक बेबुनियाद नहीं था। दूसरे छात्रों के उलट उसके लिए फेल होने का मतलब सिर्फ अंक या विशेषाधिकार गंवाना नहीं था, बल्कि निष्कासन था। वह इस बात से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था कि मूल्यांकन के रचयिता केल ने ही उसकी असफलता सुनिश्चित करने के लिए ये सब रचा था। मुझे मत बताओ कि केल ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये सब किया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके विचार छात्र परिषद कार्यालय में देखे गए दस्तावेजों की ओर दौड़ पड़े। उन सभी पर केल का नाम लिखा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, डैमन समूह को एक जानी पहचानी गुफा के पास ले गया। वह प्रवेश द्वार के पास झुक गया और काली पड़ चुकी मिट्टी में अपनी उंगलियां फिराने लगा। नाक के पास हाथ लाकर उसने किसी अनुभवी शिकारी की तरह उसे सूंघा। ये सुगंध, वेंडिगो, वह धीरे से बोला, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। सिल्विया की आंखें चौड़ी हो गईं। वेंडिगो, वे एक भी नहीं छोड़ेंगे जब तक वे सचमुच हमें मरना नहीं चाहते। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। डैमन ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। मैं ये पहले से ही जानता था, उसने अपनी बात अपने तक ही रखते हुए सोचा। ज़ैंडर ने व्यंग्य किया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लियोना पास आए और हवा सूंघने लगी। यहाँ ज़रूर किसी राक्षस की गंध है। मुझे लगता है कि वह सही कह रहा है। ज़ैंडर ने चिढ़कर जीभ चटकाई, अच्छा अनुमान है। डैमन शांत भाव से अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार के पास गहरे पंजों के निशानों की ओर इशारा किया। इन निशानों की गहराई और पैटर्न को देखते हुए मैं कहूँगा कि यह मादा है। प्रथम श्रेणी, शायद इसके बच्चे हैं। इवेंजेलिन ने उसकी ओर बढ़ती हुई प्रशंसा से देखा। तुम्हें ये सब सिर्फ पंजों के निशान देखकर पता चल गया। डैमन ने ज़ैंडर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आसान हुनर है, इसे कोई भी कर सकता है। ज़ैंडर की निगाहें धुंधली पड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समूह सावधानी से गुफा के पास पहुंचा, जहां सूखे और सड़ते खून की घिनौनी बदबू ने उनका स्वागत किया। सिल्विया सबसे पहले अंदर गई, उसकी नज़र अंदर के नज़ारे पर थी। यहाँ कोई बिंदु क्रिस्टल नहीं है, या ऑटोमेटा भी नहीं है, उसने बेचैनी से भरी आवाज़ में कहा। उसकी नज़र खून के एक गहरे कुंड पर पड़ी। यहाँ क्या हुआ? ऐसा लग रहा है। लियोना ने फिर से हवा सूंघी, उसकी अभिव्यक्ति उदासी से नर्म हो गई। वेंडिगो खून, बहुत जवान भी। उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। सिल्विया ने खून के सूखे तालाबों पर नज़र डाली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि प्रोफेसर वेंडिगो के शिशुओं को मार देंगे। ये बहुत क्रूर है। डैमन ने सच्चाई को छिपाते हुए अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। दरअसल मैंने किया था, लेकिन मैं इस बार का दोष उन्हें ही लेने दूंगा। वास्तव में, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में नकली आक्रोश था। कौन इतना अमानवीय और अनैतिक काम करेगा? ज़ैंडर ने तीखी नज़रों से उपहास किया, तुम ऐसा करोगे? मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। इवांगेलिन ने ज़ैंडर की ओर देखा, उसकी नज़रें कठोर थीं। मैं जानता हूं कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन बिना सबूत के उस पर आरोप लगाना अनावश्यक है। ज़ैंडर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या तुम सब उसका दर्शन भूल गए? और वैसे भी, ये लोग नहीं, राक्षस हैं। सिल्विया ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ये बात अलग है। यह अलग बात है। ज़ैंडर की नज़रें पुनः डैमन पर गईं, जिसने उसका जवाब एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ दिया। चलो चलें, डैमन ने सहजता से कहा, उसके स्वर में सूक्ष्म उपहास था। मैं इस भयावह दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हम बाहर थोड़ा आराम कर सकते हैं और कोई रणनीति बना सकते हैं। समूह गुफा से बाहर निकला और ताज़ी हवा में कदम रखा। हालांकि उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। छात्रों का एक समूह लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा, उनके शरीर क्षत विक्षत और खून से लथपथ थे। ताज़े खून की हल्की गंध वेंडिगो की मांद की दुर्गंध के साथ घुल मिल गई थी। अरे, हमारी मदद करो, समूह के नेता ने कमजोर आवाज में पुकारा। वक्ता को पहचानते ही डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। नेचवुटा छात्रों में छठे स्थान पर था। युवक के समूह की हालत बहुत खराब थी। उनकी लड़ाकू वर्दियां कटी फटी थीं और 7 लोगों का उनका मूल समूह अब सिर्फ 3 बचे हुए लोग रह गए थे। डैमन की तेज नजरों ने जख्मों को गौर से देखा। वे तलवार के जख्म जैसे लग रहे थे। तीनों में सबसे कम घायल नैच एक चट्टान पर टिका हुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। डैमन को यकीन नहीं था कि उन पर किसने हमला किया था, इसलिए उसने अपनी परछाई की पूरी 2 किलोमीटर की सीमा तक उसकी पहुंच बढ़ा दी। उसकी इंद्रियां उस इलाके में घूमीं, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखा। किसी बड़े खतरे का कोई निशान नहीं, किसी छिपे हुए ऑटोमेटा का, यहाँ तक कि उनकी निर्जीव परछाइयों की हल्की सी भी मौजूदगी नहीं। क्या उन पर अन्य छात्रों ने हमला किया था? सिल्विया ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। डैमन की नज़र उसकी ओर चली गई। संभावना नहीं है, तलवार के घाव ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी लंबे व्यक्ति ने उन्हें मारा हो। सिल्विया ने सिर हिलाया, उसका चेहरा तनावग्रस्त था। इवेंजेलिन ने सिल्विया और घायल समूह के बीच नज़र दौड़ाए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उसने चिंता से भरी आवाज़ में कहा। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम भूल रहे हो कि यह मूल्यांकन है? वे लोग हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। सिल्विया ने अपने होंठ काट लिए। वह अपनी सहानुभूति और स्थिति की कठोर वास्तविकता के बीच फंसी हुई थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इस बारे में जानकारी मिल सकती है कि ऐसा किसने किया। डैमन ने आह भरी, उसकी हताशा सतह के नीचे उबल रही थी। हम उनसे जानकारी लेने के लिए उन्हें धमका भी सकते हैं। ये लड़कियां बहुत भोली हैं। वह मुड़ गया, उसके सिर में हल्कापन छा गया, भूख उसके दिमाग को कुतर रही थी। जैसा चाहो वैसा करो, वह बुदबुदाते हुए गुफा की दीवार की ओर चला गया। ठंडे पत्थर पर अपनी पीठ टिकाकर डैमन ने पास में टिमटिमाती अपनी परछाई पर नजर डाली। मुझे इसे आधी रात से पहले समाप्त करना होगा, या इससे भी बेहतर सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद। वह और दूर चला गया, जिससे कुछ दूरी बन गई क्योंकि सिल्विया और इवांगेलिन नैच और उसके समूह की देखभाल करने लगे थे। डैमन ने एक ध्वनि पत्थर निकाला और उसे सक्रिय किया और मार्कस को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे कुछ सटीक निर्देश दिए गए थे। मुझे उसे जल्द ही परीक्षा से बाहर कर देना चाहिए। उसकी नज़र फिर से सिल्विया और इवेंजेलिन पर पड़ी। वे पूरी लगन से काम कर रही थीं, घायल छात्रों की मरहम पट्टी करते हुए उनके चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीरें थीं। डैमन ने अपने होंठ काट लिए, उसके अंदर एक असहज अपराधबोध जैसी पीड़ा उठ रही थी। इन लड़कियों ने, और यहाँ तक कि ज़ैंडर ने भी, किसी न किसी वजह से मेरे साथ टीम बनाने का फैसला किया। कुछ समय के लिए मुझे उनकी संगति में वाकई मज़ा आया। हालांकि मुझे ये बात कहने में शर्म आती है। उनमें से हर एक की अपनी विचित्रताएं और अनोखा व्यक्तित्व था, जो डैमन के एकाकी जीवन में रंग भर रहा था। लेकिन अंत में इनमें से किसी का भी कोई खास मतलब नहीं था। अगर मूल्यांकन में पास होने के लिए इस उभरते हुए भाईचारे की बलि देनी पड़े तो दे दो। वह उनकी दोस्ती को जीत के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत मानता था। डैमन भूख और चिड़चिड़ाहट का खट्टा मिश्रण महसूस करते हुए समूह के पास पहुंचा। नेचवुटा, जो अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था, अपने चौड़े कंधों वाले शरीर के साथ, अपनी तीखी अंबर आंखों के बीच एक छोटा सा कट लिए हुए, लंबा खड़ा था। लाल बालों वाले लड़के ने डैमन को आते देखा और तुरंत जीभ चटकाते हुए व्यंग्य किया। तुम क्या देख रहे हो? डैमन इतना थक चुका था कि इस उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर ये तब हुआ होता जब उसे पहली बार उस छाया भूख का एहसास हुआ था जो उसे कुतर रही थी, तो शायद वह झुंझलाहट में नैच को ये सब सहने देता। लेकिन अब उसने अपमान को नज़रअंदाज कर दिया और सिल्विया की ओर मुड़ गया। पब फ्यूचर एड्स, तुम्हें क्या मिला? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, नैच उसके करीब आ गया, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। मुझे नज़रअंदाज मत करो, कमीने। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डैमन ने आह भरी, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। अब ये स्पष्ट था, नैच सिर्फ बदतमीज नहीं था, वह झगड़ा चाहता था। और उसके लिए इससे बुरा समय और क्या हो सकता था? डैमन के अंदर की छाया भूख न सिर्फ उसे कमज़ोर कर रही थी, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ा रही थी, उसकी बढ़ती बेचैनी को और भड़का रही थी। सिल्विया तेजी से उनके बीच आ गई और नैच को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुम्हें ठीक किया और तुम इस तरह अपना आभार प्रकट करते हो। नैच ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और बुदबुदाया, आह,
माफ़ करना, मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बस, उसकी नज़र फिर से डैमन पर गई। यह आदमी मेरे जैसे आम लोगों को बदनाम करता है। डैमन ने खुद को पास की एक चट्टान पर टिका लिया, उसे चक्कर गहराता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, यह आदमी भी एक आम आदमी था। नेच ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसकी तीखी निगाहें और सख्त होती जा रही थीं। वह एक सुनहरा टिकट लेकर आता है और हम बाकियों का जीना मुश्किल कर देता है। वह रईसों को मेरे जैसे लोगों को नीची नज़र से देखने के और भी कारण दे रहा है। डैमन का चेहरा भावशून्य रहा, यद्यपि उसकी मुट्ठियां उसकी बगलों में भिंची हुई थीं। मैं बहस करने के लिए बहुत भूखा हूं। क्या मुझे उसे मुक्का मार देना चाहिए? ज़ैंडर एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, मानो ये पूरा दृश्य विशुद्ध मनोरंजन हो। नेच की आवाज़ ऊंची हो गई, उसका गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? शीर्ष छात्रों की साख का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है? डैमन ने अपना सिर झुका लिया, उसका स्वर सपाट और उपेक्षापूर्ण था। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझमें कोई घमंड नहीं है। नेच ने पलकें झपकाईं, पल भर के लिए जवाब से चौंक गया। उसकी उलझन जल्द ही गुस्से में बदल गई। क्या तुम लोग अंधे हो? उसने डैमन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ये लड़का हम सब में सबसे कमज़ोर है। वह रैंकिंग में सबसे नीचे है और सचमुच एक परिवीक्षाधीन छात्र का ब्रोच पहने हुए है। ज़ैंडर हंसा, आखिरकार मेरे अलावा किसी और ने ये कहा। डैमन ने बढ़ते अपमान को नज़रअंदाज किया और बढ़ते गुस्से को दबाते हुए, जैसे जैसे उसकी भूख की छाया उसके संयम को कुतर रही थी। मुझे अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होगी, वरना मैं रात तक जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लियोना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अरे, नंबर 6। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, डैमन का पैर अचानक से हिल गया और बिजली की तेज लात सीधे नेच की जांघों पर लगी। लाल बालों वाले लड़के की आंखें उभर आईं और वह घुटी हुई सांस के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके दो शेष साथी उसके पास दौड़े, उनके चेहरों पर घबराहट थी। सिल्विया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या क्या? डैमन ने अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए, अपनी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, वह बहुत ज़्यादा बोल रहा था। ये बहुत परेशान करने वाला है। कम से कम मैंने अपनी ऊर्जा तो बचा ली। जमीन पर पड़े नेच की कराहों को अनसुना करते हुए वह सिल्विया की ओर मुड़ा, तुम्हें उनसे क्या पता चला? सिल्विया हिचकिचाए और नेच की तरफ देखा, जो अभी भी दर्द से तड़प रहा था। क्या क्या मुझे इसे ठीक करने की ज़रूरत है? डैमन ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे एक तरफ खींच लिया। नहीं, बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। वह उसे वापस दूसरों के पास ले गया। भूख की बढ़ती धुंध के बावजूद उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा। सिल्विया और इवांगेलिन ने जल्दी से बताया कि उन्होंने नेच के समूह से क्या सीखा था। जाहिर है, जंगल में सभी सामान्य क्रिस्टल पॉइंट कुल मिलाकर 10,000 पहले ही मिल चुके थे। ज़्यादातर ऑटोमेटा भी नष्ट हो चुके थे। बचे हुए पॉइंट ही उस मायावी सुनहरे क्रिस्टल से बंधे थे, जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली ऑटोमेटन और उसके अनुचर कर रहे थे। सिल्विया ने उस नुकीली पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां क्रिस्टल होने की अफवाह थी। डैमन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह जंगल में बहती एक घुमावदार नदी से ज्यादा दूर नहीं थी, एक ऐसी जगह जो उसे अच्छी तरह याद थी। भयानक भेड़ियों ने कभी वहां अपना अड्डा बनाया था और डैमन उस इलाके में एक से ज्यादा बार बाल बच गया था। वह याद करके मुंह बना लेता था, लेकिन उसका दिमाग तुरंत बड़ी तस्वीर पर चला जाता था। यदि शुरुआत में केवल 10,000 अंक होते, तो यह वास्तव में चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखता है। केल ब्लैकथॉर्न ने अपनी असफलता सुनिश्चित करने के लिए ये परीक्षा तैयार की थी। डैमन को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था। अंक प्रणाली अंततः सभी को एक क्रूर मुक्त प्रतियोगिता में धकेल देगी। अंत में केवल शीर्ष 5 ही पास होंगे। उस रैंकिंग में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, खासकर जब बाकी सभी अपनी योग्यता के लिए संघर्ष कर रहे हों। दूर पहाड़ी की ओर देखते हुए उसका जबड़ा कस गया। अगर केल चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, तो मुझे उसे गलत साबित करना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिल्विया के उपचारात्मक जादू से उसकी चोटों को स्थिर करने के लिए काम करते हुए डैमन खांसने लगा और कराहने लगा। उसका एचपी 4050 तक बढ़ गया था, लेकिन सोने के क्रिस्टल के संरक्षक को हराने की कोशिश में हुई क्षति अभी भी बनी हुई थी। यह एक निरर्थक प्रयास था। डैमन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन ज़ैंडर गलत आत्मविश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ गया था। नेच की पार्टी के साथ मिलकर काम करने के बावजूद परिणाम एक विनाशकारी विफलता थी। नेच की टीम का एक सदस्य वापस नहीं लौट पाया। डैमन ने झड़प के दौरान एक चौंकाने वाली बात सीखी थी, जो लोग ऑटोमेटा के हाथों मारे गए, उनके संचित अंक नष्ट हो गए, जिससे संरक्षक और भी शक्तिशाली हो गया। अब जंगल में शाम की परछाइयां फैल गईं। सूरज की तेज रोशनी पूरे दृश्य पर फैल गई।
डैमन ने पहाड़ी की तलहटी में बने डेरे पर नजर दौड़ाई। वे अकेले असफल नहीं हुए थे। कई समूहों ने उस पर विजय पाने की कोशिश की थी जिसे वे अब महान ऑटोमेटा कह रहे थे, लेकिन वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और टूटे हुए लौट आए। एक दल, जिसका नेतृत्व दुर्जय रैंक 5 एक काले बालों वाला परी कर रहा था, इस प्रक्रिया में अपने आधे सदस्यों को खो चुका था। समय तेजी से बीत रहा था। आधी रात करीब आ रही थी और उसके साथ ही सभी प्रतिभागियों के लिए असफलता का खतरा भी मंडरा रहा था। कोई भी पास होने के लिए जरूरी 3000 अंकों के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। डैमन की परछाई बीच बीच में हिलती रही, जो उस पर हावी होने वाली उसकी भूख का संकेत था। यही एकमात्र चीज थी जो उसे खड़ा रख रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इसे पूरी तरह से निगल लिया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी छात्र आसन अराजकता से अनजान लग रहे थे। वे इस भोली भली उम्मीद में लगे रहे कि पहाड़ी की चोटी पर उनके लिए पर्याप्त अंक होंगे। डैमन बेहतर जानता था, अगर वे ऑटोमेटा को हरा भी देते तो असली दुष्स्वप्न तब शुरू होता जब सभी लूट का माल लेने के लिए एक दूसरे पर हमला कर देते। विश्वासघात कभी भी आपके दुश्मनों से नहीं होता, डैमन ने गंभीरता से सोचा। पास में खड़ी सिल्विया ने भौहें सिकोड़कर विभिन्न पार्टियों को देखा। आपकी योजना अधिकांशतः सफल रही। सभी टीमें यहाँ हैं, उसने धीरे से कहा। डैमन ने सिर हिलाया, उसकी नज़र पहाड़ी पर टिकी थी। उसने सिल्विया और इवेंजेलिन को बाकी बचे दलों को इकट्ठा करने के लिए मना लिया था, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी समूह अकेले महान ऑटोमेटा को नहीं हरा सकता। बेशक वे उसकी बात नहीं सुनते, एक परिवीक्षाधीन छात्र जो रैंकिंग में सबसे नीचे था। इसलिए उसने सबको इकट्ठा करने के लिए शीर्ष 2 छात्रों की मदद ली थी। टीमों को इकट्ठा करने में लगे समय में डैमन ने चुपचाप इलाके के चारों ओर जाल बिछा दिए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें किसी न किसी तरह का फायदा मिले। अब सब कुछ ठीक था। सिल्विया की आवाज़ ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। अब क्या हुआ? उसने उसकी परेशान अभिव्यक्ति को देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले वह झिझकी। बस, परीक्षा अजीब लगती है, जैसे हमें फेल होने के लिए तैयार किया जा रहा हो। डैमन के चेहरे पर भावशून्यता बनी रही। सिल्विया के पास उनकी स्थिति की भयावहता को पूरी तरह समझने का अनुभव तो नहीं था, लेकिन वह समझदार थी। मेरा असफल होने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने अपने सच्चे विचार अपने तक ही रखते हुए सरलता से कहा। सिल्विया ने उसकी बातों को आश्वासन समझा और सिर हिला दिया, हालांकि उसकी चिंता अभी भी बनी हुई थी। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इतने सारे लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकती, उसने स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता कि मुझमें ये क्षमता है, इतने सारे उम्मीद भरे चेहरों के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? डैमन ने सिर हिलाया। वे मेरा सम्मान नहीं करते, उसने साफ साफ जवाब दिया। उसके कंधे झुक गए। ओह, मैं समझ गई। उसने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में पहले से ही कोई है। सिल्विया ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। कौन? उसने इवेंजेलिन की ओर इशारा किया जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वह परफेक्ट है, वह नंबर 1 रैंक पर है, उसके पास योग्यताएं हैं और उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर कोई उसके पीछे खड़ा होगा। इवांगेलिन को इशारा करके डैमन ने उसे दूसरे दलों के नेताओं को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। उसने ऐसा ही किया, हालांकि उसके चेहरे के भावों से उसकी उलझन साफ झलक रही थी कि उसे अचानक ये भूमिका क्यों सौंपी गई। 12 नेता इकट्ठे हुए। जंगल और ऑटोमेटा के परीक्षणों के बाद उनकी टीमें काफ़ी छोटी हो गई थीं। सिल्विया आगे बढ़ी और चिंतित समूह को संबोधित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंगल में अब कोई बिंदु नहीं बचा है। जो बचे हैं वे केवल उस पहाड़ी पर हैं, जिसकी रक्षा महान ऑटोमेटा द्वारा की जाती है। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास उसे गिराने की योजना है, उसने दबाव के बावजूद स्थिर स्वर में कहा। दोनों नेताओं ने गंभीरता से सिर हिलाकर इस भयावह सच्चाई को स्वीकार किया। सिल्विया ने इवांगेलिन की ओर मुड़कर उसे कमान संभालने का संकेत दिया। पब फ्यूचर एड्स, हम पहाड़ी पर एक समन्वित घेराबंदी का प्रस्ताव रखते हैं, सिल्विया ने आगे कहा। अगर हम मिलकर काम करें तो हम ऑटोमेटा को हरा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए इवांगेलिन को नामित करती हूँ। इकट्ठे हुए नेता आपस में बुदा रहे थे, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। डैमन चुपचाप देख रहा था, उसके दिमाग में पहले से ही अपनी बनाई रणनीति घूम रही थी। उनके पास एक ही मौका था और नाकामी कोई विकल्प नहीं था। शुरुआती बिंदु पर वापस आकर प्रोफेसर क्रोम ने आह भरी, उनकी नज़र मूल्यांकन से बाहर हो चुके छात्रों के बढ़ते समूह पर पड़ी। उनके चेहरे पर निराशा से लेकर घोर निराशा तक के भाव थे, जो परीक्षा की क्रूरता का प्रमाण था।
प्रोफेसर ब्लैकथॉर्न, क्रोम ने अपने सहकर्मी से कहा, क्या आपको यकीन है कि आप उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रहे हैं? इस व्यवस्था में सभी के फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर वे पास भी हो जाएं, तो मेरा अंदाज़ा है कि 5 से ज़्यादा छात्र पास नहीं हो पाएंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। ये तो आशावादी अनुमान है, क्रोम। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर दांव लगाऊंगा। कार्यवाही देख रहे तीसरे प्रोफेसर केल ने एक लंबी आह भरी जब उनकी नज़र निराश छात्रों पर पड़ी। उनका ध्यान मैदान में मौजूद एक खास व्यक्ति पर टिक गया। लगता है उसने अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी है, केल ने सोचा। वह लड़का जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी है। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने केल की चिंतनशील नज़र देखकर चुप्पी तोड़ी। और तुम, केल, तुम्हें क्या लगता है कि किस उम्मीदवार के पास होने की सबसे ज़्यादा संभावना है? क्रोम अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मंद मंद मुस्कुराया। कहना मुश्किल है। मैं हर छात्र की क्षमता पर विश्वास करता हूँ, चाहे हालात कितने भी निराशाजनक क्यों न दिखें। उसने भौहें चढ़ाते हुए केल की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? केल ने भौहें चढ़ाईं और उसका स्वर तीखा हो गया जब उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन पास नहीं होगा। इस परीक्षा के बाद वह अकादमी हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्रोम ने गहरी सांस ली। डेमन ग्रे, है ना? वो तो बहुत ही परेशान करने वाला है। मुझे वो बहुत पसंद है। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने हंसते हुए स्पष्ट रूप से इस बातचीत का आनंद लिया। तुम्हें उस बच्चे से बहुत लगाव है न, केल? केल ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाई, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई आंखों ने सच्चाई उजागर कर दी। इसमें ज़्यादा मत पड़ो। लड़का तो ये ही नहीं जानता कि कब हार मान लेनी चाहिए। बातचीत बंद हो गई क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर लगा दिया और वास्तविक समय में हो रही अराजकता को देख रहे थे। मैदान में कहीं डेमन ग्रे उन मुश्किलों से जी जान से लड़ रहे थे जिन्हें प्रोफेसर भी असंभव मान रहे थे। डेमन नम जमीन पर लुढ़क रहा था, उसके चारों ओर परछाइयां टिमटिमा रही थीं और वह एक सुरक्षात्मक दीवार बना रहा था। उसने पहाड़ी की ओर देखा, जहां शूरवीरों के एक समूह ने जादू की एक अथक बौछार छोड़ी हुई थी। नीचे छात्रों का एक समूह अडिग खड़ा था, उनका बहुरंगी अवरोध झिलमिला रहा था और उस हमले को झेल रहा था। बैरियर ग्रुप, पीछे हटो। डेमन की आवाज़ अफरा तफरी में गूंजी। बाएं फ्लैंक, अब गोली चलाओ। निर्दिष्ट समूह ने तुरंत जवाब दिया और ऊपर की ओर पानी और बर्फ के जादू की धारें बरसाईं। हालांकि इस हमले से ऑटोमेटा को बमुश्किल ही खरोंच आए, लेकिन इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। जंगल की जमीन अब पानी और पिघलती बर्फ से चिकनी हो गई थी, जिससे एक खतरनाक सतह बन गई थी। मानव आकार के ये ऑटोमेटा लगभग जीवंत लग रहे थे। 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे, इनके धातु के आकार चमकते हुए रूनों से उकेरे गए थे और इनके नीले छज्जे रोशनी से चमक रहे थे। हर एक के पास तात्विक गुणों से उत्प्रोत हथियार थे। ये उन्नत संस्करण अपने पूर्ववर्तियों से कहीं बेहतर थे और इनमें जादू का प्रतिरोध लगभग अभेद्य था। डेमन इस विचार से मुक्त नहीं हो पा रहा था कि पहले के संस्करण तो बस इन राक्षसों के लिए युद्ध संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने वाले स्काउट थे। इवांगेलिन, संकेत दो, डेमन ने पुकारा, उसकी आवाज में तत्परता थी। इवांगेलिन ने अपनी तलवार ऊंची उठाते हुए सिर हिलाया। जंगल में एक चमकदार रोशनी चमक उठी, जो उनकी योजना के अगले चरण का संकेत थी। पहाड़ी पर आधी चढ़ाई चढ़ते ही जेंडर, नेच और सिल्विया तुरंत हरकत में आ गए। पत्तों के बीच छुपकर उन्होंने घनी लताओं को कसकर खींचा। दौड़ते हुए ऑटोमेटा लड़खड़ा गए, उनके भारी भरकम आकार डोमिनोज की तरह फिसलते हुए पहाड़ी से नीचे गिर गए। धातु से धातु के टकराने की आवाज जंगल में गूंज उठी। अब तीसरा किनारा, डेमन चिल्लाया। लियोना और छात्रों का एक समूह कीचड़ भरी जमीन पर अपने हाथ दबाते हुए आगे बढ़े। गीली जमीन से बिजली की धाराएं तेजी से गुजरी और ऑटोमेटा पर टूट पड़ीं। चिंगारियां उड़ती हुईं, ओजोन की गंध हवा में फैल गई और ऑटोमेटा बिजली के हमले से हिलने लगे। इवेंजलिन आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ आदेशात्मक थी, आग। चारों तरफ से जादुई विस्फोटों की एक श्रृंखला, आग, हवा, बर्फ और धरती ऑटोमेटा पर उमड़ पड़ी। जादुई प्रतिरोध के बावजूद लगातार हमले ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे यांत्रिक शूरवीर बुरी तरह घायल हो गए और धुआं उगलने लगे। डेमन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आज्ञाकारी दल, महान ऑटोमेटा की ओर बढ़ो। बाकी सभी छोटे ऑटोमेटा को खत्म कर दो। जैसे ही छात्र कमजोर ऑटोमेटा को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, डेमन अपने समूह को पहाड़ी पर ले गया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, विशाल ऑटोमेटा को हराना और स्वर्ण क्रिस्टल पर कब्जा करना। इस रणनीति पर घंटों काम हुआ था। डेमन और सिल्विया ने मिलकर इसे तैयार किया था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि दूसरे छात्र उसकी बात सीधे नहीं सुनेंगे। इवांगेलिन अपने पद और कुलीनता के साथ एक आदर्श नेता थीं।
किसी ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। जब योजना के दौरान असहमति उठी तो इवांगेलिन ने अपने तरीके से उसे शांत कर दिया, सबसे मुखर प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से हराकर। उनके प्रभुत्व के प्रदर्शन ने सभी को याद दिला दिया था कि वह नंबर 1 क्यों है, और डेमन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हुआ कि मैं इतना मूर्ख नहीं था कि उससे भिड़ जाऊं, डेमन ने उसकी निर्दयता को याद करते हुए सोचा। मेरी परछाई की भूख के बिना तो नहीं। अब अंतिम चरण के लिए सब कुछ तैयार था। 3 दलों को महान ऑटोमेटा से मुकाबला करने का काम सौंपा गया था। नेच का सुदृढ़ समूह, डेमन की मूल टीम और अकादमी में 5वें स्थान पर रहे काले बालों वाले फे फारम के नेतृत्व वाला दल। दांव बहुत ऊंचा था। जो भी महान ऑटोमेटा पर घातक प्रहार करेगा उसे उसके अंक मिलेंगे, और जो भी क्रिस्टल हासिल करेगा उसे उसके अनगिनत पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन डेमन जानता था कि असली खतरा तो इसके बाद ही होगा। एक बार जब महान ऑटोमेटा गिर गए और यह एहसास हो गया कि अब कोई बिंदु नहीं बचा है, तो गठबंधन टूट जाएंगे। विश्वासघात सिर्फ एक संभावना नहीं थी, यह अपरिहार्य था। जैसे ही वे शिखर के पास पहुंचे, डेमन की नज़र उस विशाल ऑटोमेटा पर टिक गई। वह एक प्रभावशाली प्रैरी की तरह खड़ा था, उसका धातुई ढांचा ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था। यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। दुष्ट वन के वैंडिगो के विपरीत इस दुश्मन को उनकी युद्ध शैलियों के अनुकूल बनाने के लिए सटीकता से तैयार किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इन ऑटोमेटा का परीक्षण दानव युद्धों के लिए कर रहे हैं, डेमन ने सोचा। यह एक विश्वसनीय सिद्धांत था। अगर ये मशीनें किफ़ायती साबित हुईं तो ये युद्ध में क्रांति ला सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा और एक और महत्वाकांक्षी परियोजना असफल प्रयोगों के इतिहास में खो जाएगी। इस विचार को एक तरफ धकेलते हुए डेमन ने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अटकलों का समय खत्म हो गया था। अस्तित्व की लड़ाई और क्रिस्टल की शुरू हो गई थी। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे ही थे कि सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, उसकी बुझती रोशनी जंगल के घनघोर अंधेरे में बदल गई। डेमन को कोई फर्क नहीं पड़ा, परछाइयों ने उसका अपने जैसा स्वागत किया। हालांकि उस घने अंधेरे में बाकियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इवांगेलिन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे प्रकाश के तैरते हुए गोले उनके चारों ओर हवा में मंडरा रहे थे। इन गोलों ने उस क्षेत्र को एक गर्म चमक से नहला दिया, जिससे सूर्यास्त की गहरी परछाइयां दूर हो गईं। दृश्यता वापस आते ही समूह ने राहत की सांस ली। हालांकि डेमन ने इस कमी पर ध्यान दिया, इसने दुश्मन को उनके आगमन की सूचना भी दे दी थी। दूर से विशाल ऑटोमेटा का विशालकाय रूप हिल रहा था। उसका भारी भरकम धात्विक शरीर जंगल की जमीन पर चलते हुए एक लयबद्ध झनकार पैदा कर रहा था। उसके आसपास का इलाका दुष्ट जंगल की खतरनाक वनस्पतियों से रहित था, सिवाय कुछ बिखरे पेड़ों के। ऑटोमेटा के पीछे एक पतली सुरक्षात्मक परत में लिपटा हुआ सुनहरा क्रिस्टल मंद मंद चमक रहा था। डेमन को पता था कि जब तक ऑटोमेटा को पराजित नहीं किया जाएगा तब तक अवरोध नहीं गिरेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। विशाल ऑटोमेटा उनके ऊपर मंडरा रहा था, धातु के कवच से सुसज्जित एक विशालकाय आकृति जो कृत्रिम प्रकाश में मंद मंद चमक रही थी। 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा, उसके एक हाथ में एक विशाल तलवार और दूसरे हाथ में एक ढाल थी। उसके चांदी के छज्जे से उसकी चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जिनमें द्वेष तो नहीं था, फिर भी वे निरंतर खतरनाक आभा से भरी हुई थीं। उसके ढांचे पर बमुश्किल दिखाई देने वाले रून उकेरे गए थे, जो जादू को बेअसर करने और उसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जैसे ही उन्होंने उसे घूरा, ऑटोमेटा ने जानबूझकर अपनी तलवार उठाई और सीधे उनकी ओर तान दी। डेमन ने माहौल बदलते हुए महसूस किया। उसकी आंखों के सामने दुनिया के रंग उड़ गए और वह काले और सफ़ेद रंग की एक एकरंगी दुनिया में बदल गई। मंद रोशनी में परछाइयां अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं, मानो जीवित हों। उसके मन में एक परिचित झनकार गूंज उठी। डिंग। छाया भूख 80%। डेमन का शरीर तनावग्रस्त हो